हेलो स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स, एसआर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हर विषय की पढ़ाई के लिए एसआर एकेडमी बच्चों की बेहतरी के लिए यहाँ व्यवस्था करती है। साथ ही हम लोग उसी की कड़ी में आज व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और व्याकरण को हम लोगों ने पिछले अध्याय में देखा कि वर्ण से लेकर शब्द विचार और शब्दों के भेद को पढ़ा और विराम चिन्ह को जाना। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं आज संज्ञा को। संज्ञा हम लोग जानते हैं कि महानाम है या किसी भी नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं। तो उसी की कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि संज्ञा की परिभाषा क्या है। तो हम देखते हैं यहाँ पर और स्पष्टतः जानने का प्रयास करते हैं परिभाषा। प्रथम तब परिभाषा जान लें कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम जानते हैं कि संज्ञा नाम है तो व्यक्ति है तो हम राम है, श्याम है, रहीम है, सीता है, गीता है, अमित है, सुमित है, या जो भी नाम आ जाए व्यक्ति का। उसी तरह वस्तु के नाम को, उसी तरह स्थान के नाम को, उसी तरह भाव के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। और साथ ही भाव में उदाहरण हम दिए हैं, कलम कोई वस्तु है, पेंसिल कोई वस्तु है। उसी तरह भाव में हम लोग देखते हैं बुढ़ापा, लड़कपन आदि जो आते हैं नाम, वह भाव के अंतर्गत आता है। हम देखते हैं संज्ञा एक महानाम है और इस नाम में ही संज्ञा के गुण छिपे हुए हैं। संज्ञा के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि व्याकरण में प्रथमतः अगर हम संज्ञा को अच्छी तरह जान लेंगे तो शब्द भंडार हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि यह शब्दों का ही साधन है। हम देखते हैं, हम उदाहरण दे रहे थे अभी तक और हम परिभाषा को भी जान रहे थे। हम आपको बता चुके हैं कि यह ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के, विद्यार्थियों के सुनहरे भविष्य के लिए बनाया गया है। एसआर एकेडमी का एक अच्छा प्रयास है कि आसान तरीके से बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दी जा सके ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि प्रथमतः आपको यह वीडियो जो भी लगातार बनता रहेगा आप तक ये पढ़ाई का माध्यम पहुंचता रहे। साथ ही अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर करें और उन्हें बताएं कि बेहतर तरीके से आपको यहाँ जानकारी दी जाती है। हम आगे बढ़ते हैं। संज्ञा को हम कितने भागों में बांटे हैं ये जान लेना जरूरी है। हमारे प्रत्येक परीक्षा में यह आने की संभावना होती है। तो हम सवाल आ सकता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो हम जानेंगे संज्ञा के 5 भेद हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं और हम बारी बारी से हम उसको जानेंगे और उसकी परिभाषा और क्या कैसे होता है उसको बढ़ेंगे आगे। तो प्रथमतः संज्ञा के पहला भेद जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा भाववाचक संज्ञा है। अब जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा को प्रॉपर नाउन कहते हैं अंग्रेजी में, उसी तरह जातिवाचक संज्ञा को कॉमन नाउन कहते हैं, उसी तरह समूहवाचक संज्ञा को कलेक्टिव नाउन कहते हैं और द्रव्यवाचक संज्ञा को हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं और अंतिम पांचवा भाववाचक संज्ञा को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। हम लोग अब एक एक करके इसके बारे में जानें, संज्ञा के भेद के बारे में। प्रथमतः व्यक्तिवाचक संज्ञा आता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम देखते हैं, उसके परिभाषा को जानने का प्रयास करते हैं कि देखते हैं जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति का, यहाँ देखिए खास व्यक्ति अब का बोध होता हो, वस्तु, जगह आदि का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ देख लीजिए हर में खास छिपा हुआ है। खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास जगह का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम राम जैसे उदाहरण दिए हैं तो कोई खास व्यक्ति है, रहीम कोई खास व्यक्ति है, चांद कोई खास चीज़ है, वस्तु है। आप देखिए सूरज,
प्रकृति की चीज़ है। अब उसी तरह रामायण, महाभारत, पटना आदि, और हम देखते हैं यहाँ पर व्यक्तियों के नाम क्या क्या आ सकता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। हम विस्तार से इसे देखें। व्यक्तियों के नाम आएंगे, जितने भी व्यक्ति हैं उसके नाम आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। उसी तरह पुस्तकों के नाम, गांव मोहल्लों के नाम और शहरों के नाम, देश के नाम, दिन के नाम, महीना एवं सालों के नाम, नदी तालाबों के नाम, पहाड़ पठारों के नाम, सड़कों गलियों के नाम, पर्व त्योहारों के नाम, भवनों एवं स्मारकों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इस तरह के जहाँ नाम आ जाए और प्रश्न पूछे यह कौन सी संज्ञा है, तो आपका जवाब होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी तरह हम आगे बढ़ते हैं दूसरा, संज्ञा के दूसरे भेद में जो जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा के दूसरे भेद में यहाँ हम देखते हैं यह जातिवाचक संज्ञा है। मैं सबसे पहले इसकी परिभाषा बता दूं, हम लोग जान लें। जिस संज्ञा से प्राणी या वस्तु की, जिसमें जान है, प्राणी या जिसमें वस्तु जिसमें जान नहीं है, कि संपूर्ण जाति का, यहाँ जाति माता क्योंकि जातिवाचक संज्ञा है, तो किसी प्राणी या वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध होता हो, पूरी जाति का बोध होता हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हम देखें उदाहरण देखते हैं। लड़का कहने से पूरी लड़का जाति का बोध हो जाता है। उसी तरह लड़की कहने से पूरी लड़की जाति का बोध हो जाता है। उसी तरह औरत कहने से औरत के जाति का बोध हो जाता है। उसी तरह मर्द कहने से, उसी तरह किसी पशु या पक्षी या फल फूल, पत्र पत्रिका, अब संबंधियों के नाम, उसी तरह खाद्य पदार्थ, घरेलू सामानों के नाम या सवारियों के नाम या प्राकृतिक वस्तुओं के नाम को हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो जाए। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा कैसे बन जाता है कोई चीज़, तो हम देखते हैं कोई नाम जब हम बोलते हैं, मोहन बोलते हैं, तो कोई खास व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और हम कहते हैं कि लड़का, तो लड़का जब कहते हैं तो वह जातिवाचक का बोध कराता है। उसी तरह अंजू बोलते हैं तो वह किसी लड़की का नाम है, लेकिन हम जब लड़की बोलते हैं तो संपूर्ण जाति का बोध, लड़की जाति का बोध हो जाता है। उसी तरह हम रामपुर एक जगह है, स्थान है, रामपुर बोलते हैं तो नाम है रामपुर, लेकिन हम लोग वहाँ गांव बोल देंगे, गांव बोलेंगे तो वह जाति का समूह, जाति का बोध कर लाता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। उसी तरह अगर मोहल्ला, थाना कहेंगे तो ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। उसी तरह हम पटना कहेंगे, रांची कहेंगे तो वो नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक हो गया। और उसी तरह अगर हम कह दें शहर, राजधानी है पटना, तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर हम उसी तरह एक और देखें, हिंदुस्तान बोलेंगे तो वह नाम है हिंदुस्तान देश का, हिंदुस्तान बोलेंगे तो वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान देश बोलेंगे तो वह हमारे जातिवाचक का बोध होता है। यह हमारे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में जो अंतर है उसको हम लोग यहाँ स्पष्ट कर लिए। आगे बढ़ते हैं संज्ञा के तीसरे कड़ी में। तीसरा जो है वह समूहवाचक संज्ञा है। तीसरा संज्ञा का जो भेद है वह समूह का बोध कराता है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ से ही बोध हो जाता है, समूह का बोध करा रहा हो। तो परिभाषा जान लें, जिस संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता हो, यहाँ देखिए एकदम समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा में आप उदाहरण देख लें, उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे। तो सेना को हम लोग जो है उसे हम समूहवाचक, कक्षा में जो कक्षा है या वर्ग है वह समूहवाचक, कोई सभा हो रही है तो वह समूहवाचक,
कोई चीज का गुच्छा है तो वह समूहवाचक, समिति है तो समूहवाचक, संघ है तो समूहवाचक, झुंड है तो वह भी। उसी तरह परिवार, खानदान, गिरोह, दल आदि इस तरह के जहाँ समूह का बोध होता हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। उसी तरह आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संज्ञा के चौथे भेद को। हम चौथे भेद को देखते हैं तो यहाँ स्पष्ट होता है कि यह द्रव्यवाचक संज्ञा है, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा है। और हम परिभाषा जान लें सबसे पहले द्रव्यवाचक संज्ञा का। जिस संज्ञा से, एकदम बहुत इम्पोर्टेंट बात है, मापने, जिस संज्ञा से मापने या तौलने वाली वस्तु का बोध हो, जिस संज्ञा से मापने या तौलने वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो मापना तौलना वाले नाम जो हों वह द्रव्यवाचक संज्ञा होंगे। जैसे किसको तौल सकते हैं भाई, तो सोना को, चांदी को, हीरा को, मोती को, दूध को, दही को, तेल को, घी को, कोयला को, पत्थर को, पानी को, कपड़ा को, लोहा को, ये सारे चीज़ आपके, जिसको हम चूना, सीमेंट, ये सारे चीज़ जिसे हम तौल सकते हैं वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो हम लोगों ने इस तरह देखा कि द्रव्यवाचक चौथा भेद है संज्ञा का। और आखिरी हम देखते हैं संज्ञा के पांचवें भेद का, और आखिरी भेद में कि क्या है, यहाँ है भाववाचक संज्ञा। तो हम देखते हैं कि जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण जो होता है, गुण अवगुण हम देखते हैं, किसी व्यक्ति के अंदर कोई अच्छाई या बुराई है उसको प्रकट करता है। तो हम देख रहे हैं परिभाषा में, जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, भाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो हम देखें उदाहरण से और स्पष्ट करें। हम किसी के बारे में बोलते हैं अच्छाई, बुराई, ये ऐसी बातें जहाँ पर आएंगी वह भाववाचक संज्ञा होगा। लिखाई, पढ़ाई, बुढ़ापा और खटास, मिठास, घबराहट, सजावट, सुस्ती, फुर्ती, लंबाई, चौड़ाई, इस तरह से मित्रता भी, शत्रुता भी, प्रेम भी, घृणा भी, ऐसे इतिहास, भूगोल आदि ऐसे शब्द जो हैं आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। हम जानते हैं कि संज्ञा एक महानाम है और उसके अंतर्गत जो भेद करके और समझाया गया, हमें और स्पष्ट किया गया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा के आधार पर हम बांट कर शब्दों को देखें और समझें। हम अब आगे बढ़ते हैं तो भाववाचक संज्ञा कैसे बन जाता है। तो जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे हम यहाँ उदाहरण दिए हैं कि राम से रामत्व हो जाता है, नारद से नारदी हो जाता है और नादिर शाह से नादिर शाही हो जाता है। तो जो यहाँ व्यक्तिवाचक था और वह रामत्व हो गया तो वह भाववाचक हो गया। उसी तरह जातिवाचक से भी भाववाचक संज्ञा बनते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, आदमी का आदमियत, अब मानव से मानवता हो जाता है। उसी तरह नारी से नारित्व, जाति से हो गया यहाँ भाव। उसी तरह सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनते हैं। और स्पष्ट क्योंकि हम लोग समझ लें, जैसे किसी नाम के बदले में जो प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम से जैसे अपना, अपना से अपनत्व, आप, आपा। उसी तरह अव्यय शब्द से भी भाववाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे खूब, खूब बोलते हैं तो उसके बाद खूब,
फिर दूर बोलते हैं तो दूरी हो गया वह भाववाचक संज्ञा। इसी तरह हम विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। विशेषता किसी चीज का है तो वह विशेषण है, तो हम बोलते हैं कि आवारा, तो आवारा यह विशेषण हो गया, लेकिन आवारगी जब बोल देते हैं वह भाववाचक संज्ञा हो जाता है। अधिक विशेषण है लेकिन अधिकता जोड़ देते हैं प्रत्यय, तो वह हो जाता है भाववाचक संज्ञा। उसी तरह क्रिया से भी हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, जैसे अटकना, अटकाव। अटकना शब्द क्रिया है, लेकिन अटकाव शब्द जो होगा वह भाववाचक संज्ञा होगा। उसी तरह कूटना से कुटाई हो जाता है, तो वह भाववाचक संज्ञा हो जाता है। इस तरह आज हम लोगों ने संज्ञा को जानने का प्रयास किया, और उसी की कड़ी में थोड़ा सा और समझाते चलें कि संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण भी किया गया है, कि थोड़ा सा कभी कभी आ जाता है इस तरह के सवाल, तो उससे भी हमारे ध्यान में आ जाए तो बेहतर होगा। तो संज्ञा के आधुनिक वर्गीकरण में हम लोग दो तरह से इसको वर्गीकृत करते हैं, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। हम लोग तो प्राणी बोलते हैं जिसमें जान है, अप्राणी जिसमें जान नहीं है। उसी तरह गणनीय या अगणनीय के आधार पर दो तरह से। अगणनीय मतलब गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं अगणनीय में, और उसी तरह गणनीय में गिन सकते हैं। इसी तरह से इसका हम लोग विभाजन संज्ञा का करते हैं। आपने अभी तक व्याकरण में वर्णमाला को जाना, शब्द विचार को जाना, विराम चिन्हों को जाना, और आज हम लोग संज्ञा को भी पढ़े, और इसी तरह हमारा कड़ी दर कड़ी पार्ट वाइज यह व्याकरण बनता जाएगा और आसान तरीके से समझाया जाएगा। इस वीडियो को आप जहां नहीं समझ में आए उसे दोबारा देखें, पॉज करके उसे समझने का प्रयास करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो शब्द बताया गया है जिस भेद में, उस भेद का अध्ययन करें, क्योंकि अध्ययन करने से जितना आप अध्ययन करेंगे उतनी जानकारी होगी, उतना नॉलेज बढ़ेगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरों तक भी लोगों को यह अध्ययन का रास्ता बताएं। धन्यवाद।